गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EL 304 माइक्रोवेव का यूनिट 4 स्टडी करेंगे। यूनिट फर्स्ट हम इसका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने माइक्रोवेव के बारे में बात करी थी, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करी थी और उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो चैप्टर हम लेके चल रहे हैं वह लेके चल रहे हैं फोर्थ यूनिट माइक्रोवेव कंपोनेंट्स। माइक्रोवेव कंपोनेंट्स का जो हमारा चैप्टर है उसमें जो टॉपिक्स हमारे आएंगे वो आएंगे, एक तो रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड, टी जंक्शंस, देन मैजिक टी, देन कपलर्स, डुप्लेक्सर्स, रोटेटिंग जॉइंट्स, देन वेवगाइड टर्मिनेशंस, एटेन्यूएटर्स, वेवगाइड बैंड्स, कॉर्नर्स एंड ट्विस्ट, वेवगाइड आयरिसेस, पोस्ट एंड ट्यूनिंग स्क्रूज एंड कपलिंग प्रोब्स एंड कपलिंग लूप्स। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर इसमें इस यूनिट में रहेंगे। और चूँकि अब आगे देख रहे हैं मैक्सिमम में वेवगाइड वर्ड यूज़ में आ रहा है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड के बारे में है। और इन सब से पहले जब बात करेंगे हम इस चैप्टर में, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जो कि वैसे आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, पर बेसिक जो इसका कंसेप्ट है माइक्रोवेव का, या जो वेव्स उसमें ट्रेवल करती हैं उनका, वो हमें पहले स्टडी करना होगा। उसके बाद हमारे ये टॉपिक जो हैं वो 1 to 1 हम स्टडी करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या चीज़ होती है, या जो वेव्स हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो क्या होती है, उसको हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। उसको हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑक्सीलेशंस दैट प्रोपगेट थ्रू फ्री स्पेस, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी होती हैं वो ऑक्सीलेशंस होते हैं। ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं कि एक रेगुलर साइकिल के अंदर हमारा एक टाइम पीरियड में, रेगुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारा वो जो वेव है वो एक निहित पाथ को फॉलो कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है, प्लस माइनस जिस तरीके से भी प्रोपगेशन हो रहा है उसका वो कर रही है। और उसको हम प्रोपगेट करते हैं फ्री स्पेस के अंदर, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्री स्पेस में। कैसे करते हैं? फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है? फ्री स्पेस वह स्पेस होता है दैट डज नॉट इंटरफेयर विथ नॉर्मल रेडिएशंस एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नो मैग्नेटिक और फ्रैक्शनल फ्लूइड्स, नो सॉलिड बॉडीज़ एंड नो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। मतलब आइडियल कंडीशन लेकर चलेंगे हम कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस पैदा नहीं करते हैं जब नॉर्मल रेडिएशंस हो, और किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक या फ्रैक्शनल फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, कोई सॉलिड बॉडी उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है और कोई आयोनाइज्ड पार्टिकल उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं। और इस फ्री स्पेस के अंदर विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी में हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपगेट कर रही है। लाइट की वेलोसिटी जो है उसे हम c से दर्शाते हैं, और इसका जो मान हमारा होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये वैल्यू इसकी हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारी इसमें, आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। देन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। कई बार आपको ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 299,792,462 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड इसकी रहती है। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं फाइनली, तो ये हमारे 10⁸ आ जाता है। उसको हम 3 कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये 299 है, तो इसको हम 3 से डिनोट कर देते हैं। एयर में भी हमारी जो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो यही रहती है। तो हम फ्री स्पेस इसको मानते हुए चलते हैं। हालांकि आप जैसे जैसे आपका फील्ड जो है कुछ डेंसिटी बढ़ती जाएगी,
तो उसका प्रभाव इस पर अवश्य पड़ता जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट होता है। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो थ्योरी सबसे पहले दी थी वो दी गई थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, एक फिजिसिस्ट थे स्कॉटलैंड के। उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनके बारे में पूरी थ्योरी दी थी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा आप, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, क्योंकि इन्होंने ही इस स्टडी को, थ्योरी को अपने बिहाफ पे एक्सप्लेन किया था और उनकी कुछ इक्वेशंस उन्होंने नोटिफाई की थी। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल who predicted that all electromagnetic waves travel in the free space with a velocity that is known as velocity of light. लाइट वेलोसिटी से गति करने का जो सिद्धांत दिया था या जो थ्योरी दी थी, एक्सपेरिमेंटली बताया था, वो इन्होंने बताया था। और वो वेलोसिटी जो हमारी होती है वह होती है v इक्वल्स टू, जिसको कि हम c से डिनोट करते हैं, 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। और इसकी जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आई थी वो आई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात ये आती है μ0 और एप्सिलॉन 0। ये μ0 जो होता है ये कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। परमिएबिलिटी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है वर्ड, और इसकी जो वैल्यू होती है μ0 की वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। और इसको हम हिंदी में अगर आप बोलना चाहेंगे, वर्ड जो हमारा इसको आ जाता है उसको हम भेद्यता वर्ड यूज में लेते हैं। भेद्यता इसको कहा जाता है। और एप्सिलॉन 0 की हम बात करें यदि हम, तो एप्सिलॉन 0 जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है परमिटिविटी। एप्सिलॉन 0 इज़ नोन एज परमिटिविटी। और इसकी जो वैल्यू हमारी होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। और परमिटिविटी से इसको दर्शाया जाता है। इसके लिए जो वर्ड काम में आता है उसको बोलते हैं हम परावैद्युतांक। परावैद्युतांक वर्ड इसके लिए काम में आता है। तो वो तो हो गया हमारा वैद्यता और भेद्यता, और इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक। एप्सिलॉन 0 फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन 0 वर्ड काम में आएगा, और उसके अलावा कोई और फील्ड दिया गया है तो उसके लिए वो आपका उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए परावैद्युतांक कहलाता है। ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ हो गई। एप्सिलॉन 0 जो आपका है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से संबंध रखता है, और μ0 जो आपका है वो मैग्नेटिक फील्ड से संबंध रखता है। दीज वैल्यूज़ आर सिंपली द डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ ऑफ L एंड C ऑफ फ्री स्पेस। L का मतलब होता है इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो हमारा होता है उनकी वैल्यूज़ का फ्री स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसी को ये डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सिंपलर टू प्रोपगेट ऑन आउटवर्ड ट्रेवल एज सिंपल एज द सप्लाई ऑफ वाटर। जिस प्रकार से पाइप से वाटर प्रोपगेट कर रहा है उसी प्रकार से ये प्रोपगेट करता है। डिफरेंस क्या रहता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जिसका मतलब होता है कि ऑक्सीलेशन जो है वो प्रोपगेशन की दिशा में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी होती है इसमें जो ऑक्सीलेशंस होते हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा आप, ट्रांसवर्स ऑक्सीलेशंस होते हैं, मतलब ऑक्सीलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। जिस दिशा में प्रोपगेशन हो रहा है, ट्रेवल कर रही है वेव, उसके परपेंडिकुलर रहेंगे। 90 डिग्री एंगल पे ये ऑक्सीलेशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। Also, the direction and propagation of the electric field and the magnetic field are mutually perpendicular in electromagnetic waves। कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो आपके ऑक्सीलेशन या म्यूचुअल जो फील्ड हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे से स्थित ये रहेंगे। तो ये एक तरीके से आपका 3D पैटर्न हो गया। एक डायरेक्शन में आपका प्रोपगेशन है और उसके परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी आपस में एक दूसरे के
परपेंडिकुलर रहते हैं। लंबवत वर्ड आप काम में लेना चाहें हिंदी में तो लंबवत उस वर्ड को कहा जाएगा। These electric and magnetic fields vary with time and governed by certain physical law given by a set of equations known as Maxwell equations। कि ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है ये समय के साथ वेरी करते हैं और इनको जो गवर्न किया जाता है, उनके मान को जो चेक किया जाता है, कुछ इक्वेशन सेट है हमारी उनके द्वारा किया जाता है और उस इक्वेशंस को मैक्सवेल ने दिया था, इसलिए उन इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए उसने इक्वेशंस दी थी, दो दो करके 4 इक्वेशंस उसने दी थी जिसको कि हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। डिटेल में ये आपके इक्वेशंस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी और उनको किस प्रकार से हमें काम में लेना है वो आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। फर्दर इफ द वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, यदि फ्री स्पेस के अतिरिक्त किसी अन्य मीडियम से वेव ट्रेवल कर रही है, इट कैन बी शोन दैट द वेलोसिटी विल डिक्रीज, कि वेलोसिटी जो वेव की रहेगी वो लाइट के वेलोसिटी की तुलना में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका उसका जो एप्सिलेंट का मान है वो चेंज हो जाता है। इट इज़ नोन दैट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, किसी अन्य माध्यम की, फ्री स्पेस के लिए तो एप्सिलेंट जीरो हो गई परमिटिविटी परावर्तितांक, लेकिन किसी दूसरे फील्ड के लिए, अन्य फील्ड के लिए जो उसका मान होता है परमिटिविटी का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, वो होता है एप्सिलेंट इक्वल्स टू एप्सिलेंट जीरो एप्सिलेंट आर। तो एप्सिलेंट जीरो से एप्सिलेंट आर मल्टीप्लाई होता है, जबकि एप्सिलेंट आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, उस माध्यम से संबंधित होता है, उस पर निर्भर करता है, हर माध्यम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं कि वो, क्योंकि मैंने आपको बताया परमिटिविटी विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका जो रिलेशनशिप आता है वो उसकी कंडक्टिविटी से आएगा, उसकी चालकता से आएगा, तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसे कह देते हैं और साथ ही साथ इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। विच में वेरी बिटवीन 1 to 10 फॉर मोस्ट माइक्रोवेव एलिमेंट्स, अधिकांशतः माइक्रोवेव एलिमेंट्स के लिए इसका मान जो होता है वो 1 से लेके 10 के मध्य होता है। और एप्सिलेंट जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो एप्सिलेंट आर का मान क्या हो गया, एप्सिलेंट अपॉन एप्सिलेंट जीरो। सिमिलरली एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, परमिबिलिटी की बात करेंगे आप, भेद्यता के बारे में बात करेंगे, तो वो भी वही होता है म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू जो हो गई वो म्यू अपॉन म्यू जीरो। इस प्रकार से इसका मान होता है। तो इन मान को आप यूज़ करके चलें। म्यू आर की वैल्यू जो होती है वो वैक्यूम के लिए तो हमारी 1 रहती है, और मोस्ट नॉन मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनके लिए भी इसकी वैल्यू जो है वो म्यू आर, जो किसी पर्टिकुलर रिलेटिवली परमिबिलिटी की बात करेंगे हम, तो उसका मान जो है वो 1 रहता है। तो अधिकांशतः 1 रह गया इसका मान, तो इसका प्रभाव कंपैरेटिवली कम रहता है। साथ ही साथ कोई अननोन फील्ड यदि है तो उसके लिए भी हम इसके मान को 1 मान के ही चलते हैं। एज द न्यू मीडियम इज वर्चुअल, काल्पनिक है, हमें कोई आइडिया नहीं है उसका क्या है, तो हम उसको नॉन मैग्नेटिक मानते हुए हम ये मान के चलेंगे कि म्यू का मान 1 है। अतः जो वेलोसिटी पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो एप्सिलेंट आर का प्रभाव पड़ रहा है। हम सी का मान ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू जीरो म्यू आर, तो म्यू जीरो एप्सिलेंट जीरो, तो म्यू आर जो फैक्टर आएगा वो तो हमारा कोई प्रभाव कर नहीं रहा, 1 रह गया, तो प्रभाव जो हमारा आ रहा है वो एप्सिलेंट आर का आ रहा है सी के अंडर में। और चूंकि एप्सिलेंट आर का मान जो हमारा है वो 1 से लेकर 10 के अंदर होता है, तो सी के अंडर आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी आएगी किसी अन्य मीडियम में रिलेटिवली, वो रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारी है इन न्यू मीडियम, रिलेटिव वेलोसिटी इन द न्यू मीडियम वी आर, वो सी की तुलना में कम होगी। इसलिए ये कहा गया है कि किसी अन्य माध्यम में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल कराते हो तो उसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स सिग्नल इज द, जो अब एक वर्ड और यहाँ इंपॉर्टेंट आ रहा है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी की परिभाषा हम ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं। फ्रीक्वेंसी को हम दर्शाते हैं हर्ट्ज़ के द्वारा, और फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ रही है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड होती है और उसको हम हर्ट्ज़ के द्वारा यहाँ पे दर्शाते हैं। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट टू वन सेट इवन इफ द मीडियम थ्रू विच द सिग्नल ट्रेवल्स में वेरी। माध्यम परिवर्तित हो सकता है लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन
नहीं आता, क्योंकि उसको हम सेट करके ट्रांसफ़र करते हैं। हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर वेलोसिटी और वेवलेंथ। ये कंसेप्ट आपकी गति के लिए, वेलोसिटी के लिए और वेवलेंथ के लिए डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ के लिए भी डिफरेंट हो जाएगा। कैसे होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। द पीरियड ऑफ द सिग्नल इन द टाइम ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। टाइम पीरियड टी इम्पोर्टेंट वर्ड है। वो क्या होता है, एक संपूर्ण साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको हम टी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/f। आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती ये होता है फ्रीक्वेंसी का। देन वर्ड आता है हमारा लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ जो हमारी होती है, लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द वेव ट्रेवल इन वन साइकिल। लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू टी। एक पूरे टाइम पीरियड में जितनी फिजिकल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वेव के द्वारा, वो हमारी वेवलेंथ कहलाती है। तो इसका मान हमारा, सीधी सी बात है, मीडियम के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा का मान भी परिवर्तित हो रहा है। ये इक्वेशन सिमिलरली जो हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं गति की, वेलोसिटी की, डिस्टेंस की, डिस्टेंस एज बराबर वेलोसिटी गुणा दूरी, कि कितनी गति से हम कितने समय तक चले वो हमारा गति कहलाती है, वो हमारी दूरी कहलाती है। तो लैम्डा हमारी बेसिकली डिस्टेंस है और फिजिकल डिस्टेंस है, जो कि जिस गति से चल रहा है और कितने समय अंतराल के लिए चल रहा है वो हमारा लैम्डा हो गया। एक साइकिल टी समय लगा और किस गति से गया उसके हिसाब से इसका समय परिवर्तित, लैम्डा की वैल्यू चेंजेस हो जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। एफ जो होता है वो 1/t होता है, या टी इक्वल टू 1/f पढ़ा है अपन ने, और लैम्डा का जो संबंध होता है वो होता है c/f। गति आपकी c जो आपका होता है फ्री स्पेस का 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये इसका रिलेशनशिप हमारा होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। व्हेन द मीडियम चेंजेस वेवलेंथ आल्सो चेंजेस, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि मीडियम के अंदर गति परिवर्तित होगी तो सीधी सी बात है हमारी वेवलेंथ भी परिवर्तित हो जाएगी। तो द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज शॉर्टर देन इन फ्री स्पेस गिवन बाय लैम्डा का जो मान है वो किसी अन्य माध्यम में जो होता है वो छोटी वेवलेंथ अधिक होती है। आप फ्री स्पेस में अगर वही वेव चल रही है उसी आवृत्ति की तो उसका वेवलेंथ अधिक होगी, और जब वो किसी अन्य माध्यम में होगी तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है। बिकॉज वैल्यू जो हमारी होती है लैम्डा की c/f होती है, किंतु यहाँ जो है वेलोसिटी vr आती है, और vr का मान जो हमारा होता है वो होता है c/ε r। ये हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं इस फॉर्मूले से कि vr का मान c/ε r होता है। तो डिवीजन में वैल्यू आएगी तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा जो है वो छोटा हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या समझे कि एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर फ्री स्पेस में चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ जो होगी, अगर उसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किसी अन्य माध्यम से आप ट्रेवल करवा दोगे तो वहाँ पे उसकी जो वेवलेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। When εr is the dielectric constant of the medium, wavelength can be expressed in, वेवलेंथ को हम किस किस में दर्शा सकते हैं, रेडियंस में दर्शा सकते हैं, मीटर में दर्शा सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द फेज साइकिल, फिजिकल लेंथ स्केल और इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ स्केल, ये 3 स्केल पे हम किसी भी वेव को दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं यहाँ फिगर से समझेंगे आप। ये एक पूरी 1t साइकिल का हमारा यहाँ पे दिखा रखा है हमने सिग्नल, दिस वन, जो कि एक कंप्लीट साइकिल है। कंप्लीट साइकिल का मतलब t, 1 साइकिल, टाइम ड्यूरेशन हो गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका, जब आप उसको फेज स्केल पर दर्शा रहे हो मतलब रेडियंस के अंदर, तो 1/4 साइकिल हो रही है मतलब π/2, हाफ साइकिल मतलब पाई, 3/2 साइकिल मतलब 3π/2, और पूरी साइकिल यानी कि 2π। 180 डिग्री मान के चलते हैं रेडियंस के अंदर। एक पूरी साइकिल जो हमारी होती है वो 180 डिग्री की होती है, और उसको हम जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया, और फर्दर पीक और वापस उसका रिवीजन होना नीचे की तरफ, और उसको फिर फर्दर ऊपर जाना, उसको फिर हम वापस से इस प्रकार से डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। देन सेकंड मेथड हमारा फिजिकल लेंथ के हिसाब से है, लेंथ की कंसिडर किया तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल लेंथ हमारी L है जो कि 1/t हो गई हमारी।
उस लेंथ को हमने वही 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव हाफ L/2 तक, नेगेटिव हाफ L/2, और उसको फिर फर्दर पॉजिटिव पीक फिर 0 फिर नेगेटिव पीक फिर 0, 2 पार्ट में डिवाइड किया तो L/4, L/2, 3L/4 और L, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा मेथड आ गया वो इलेक्ट्रिकल स्केल मेथड में आ गया, वेवलेंथ स्केल। इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ मतलब लैम्डा के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो टोटल साइकिल हमारी होगी यहाँ पर लैम्डा की। तो सीधी सी बात है, जब उसको आप हाफ हाफ लेके चलेंगे तो λ/2 हाफ साइकिल पॉजिटिव, λ/2 हाफ साइकिल नेगेटिव। सिमिलरली उसको फिर फर्दर पॉजिटिव पीक और नेगेटिव से कंसिडर करते हुए चलेंगे हम इस प्रकार से। तो पॉजिटिव पीक में ये वैल्यू आएगी, फिर वापस 0 हो गया तो 0 पे ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर। देन नेगेटिव पीक की बात करोगे तो ये वैल्यू आ गई, एंड देन वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आता है तो ये वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम इसको 3 साइकिल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेज स्केल रेडियंस में, फिजिकल स्केल मीटर में, और इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ स्केल लैम्डा के अंदर। दीज आर द बेसिकली वैल्यूज़ ऑफ दिस वेवलेंथ सिग्नल। आज हम इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फर्दर आगे और कंटिन्यू करेंगे।